सच बोलूं दोस्तों, तो अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन शायद आपके माता पिता ने कभी लिया ही नहीं है। वो डिसीजन है किस स्टेट में जन्म लेना। क्योंकि सिर्फ बर्थ लोकेशन की वजह से किसी को 5 से 6 साल ज्यादा जीवित रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और बाकियों को कम हेल्थ, कम अपॉर्चुनिटीज, कम इनकम के साथ स्टार्ट करना पड़ता है। और यह गैप इमेजिनरी नहीं है, यह गैप एक्चुअली डेटा में दिखता है। और यह गैप सबसे क्लियर दिखता है तमिलनाडु और कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यह वीडियो कल्चर, लैंग्वेज या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह वीडियो है सर्वाइवल के बारे में। क्योंकि जब नंबर्स बोलते हैं तो एक्सक्यूजेस चुप हो जाते हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से तमिलनाडु ने सबसे बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल बनाया है और क्यों नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स इसी रेस में पीछे रह गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वाइवल कम्स फर्स्ट, यानी सर्वाइवल सबसे पहली चीज है। तो डेवलपमेंट हाईवेज, फैक्ट्रीज या जीडीपी के चार्ट्स या डेटा से शुरू नहीं होता। डेवलपमेंट शुरू होता है कि आप जीवित कितने साल रहते हैं। भाई जिंदा कितने साल रहते हैं आपके स्टेट में, और सिर्फ जिंदा नहीं रहना, क्वालिटेटिवली जिंदा रहना है। और यहीं से तमिलनाडु का एडवांटेज स्टार्ट होता है। तमिलनाडु की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 75 साल है, यानी 75 ईयर्स। और कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 70 इयर्स के बीच होती है। यहां मैं आपको यह बात बता दूं कि भारत का नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके 71 टू 72 इयर्स रहता है। तमिलनाडु में पैदा होने वाला हर एक इंसान सिर्फ अपनी बर्थ लोकेशन की वजह से अपने जीवन में 5 से 6 साल ज्यादा लेकर आता है, यानी उसके पास 5 से 6 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और यह एडवांटेज कोई छोटा एडवांटेज नहीं है दोस्तों, यह एडवांटेज है एक्स्ट्रा साल काम करने की। अगर आप एक्स्ट्रा साल काम करते हो तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की, एक्स्ट्रा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करने की। डेवलपमेंट यहीं से धीरे 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 कंपाउंड होता चला जाता है। चलो, हमने प्रूव करा कि सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लिया। अब सर्वाइवल इतना इंपॉर्टेंट है तो दूसरा सवाल और भी ज्यादा जरूरी है और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वो ये है कि आपके बच्चे कितने साल जीवित रहते हैं, यानी बच्चे पैदाइश के बाद सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं। तमिलनाडु का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लगभग 13 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब यह है कि एक बच्चा पैदाइश के बाद फर्स्ट बर्थडे से पहले जीवित रह पाता है या नहीं। नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करा जाए तो नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में लगभग हिस्टोरिकली देखा जाए यह नंबर 30 टू 35 रहा है, यानी 1000 में से 30 से 35 बच्चे खत्म हो जाते हैं सिर्फ अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले। सोच के देखिए कितना ग्रूजम सर्कमस्टेंस है, कितने दुख की बात है। यह सिर्फ हॉस्पिटल्स का डिफरेंस नहीं है, यह डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग प्रीनेटल केयर का, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि जब कोई गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, तो वो जाके नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी करवाए। उसके साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो कि ठीक से फंक्शन करते हो, जहां डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ उपलब्ध हो। और चौथा है लास्ट माइल पब्लिक हेल्थ केयर का, मतलब सिस्टम सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे काम करता है। और जब प्रेग्नेंट महिला ही सेफ नहीं होती तो बच्चा कैसे सेफ हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट की, यानी कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के बाद जीवित रहती हैं। जी हां, महिलाओं की भी डेथ हो जाती है। तमिलनाडु का यह नंबर 35 है। उत्तर प्रदेश का यही नंबर 130-140 है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें यह नंबर और पीछे है। इसका मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट में भी तमिलनाडु बाकी राज्यों से आगे है, यानी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसा मैंने बोला, यह सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप नहीं है, यह गैप न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, एंटीनेटल चेकअप्स, इमरजेंसी रिस्पांस और गवर्नेंस एफिशिएंसी का गैप है। इसी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है कि नीति आयोग अपने हेल्थ केयर इंडेक्स में टॉप 3 स्टेट्स में तमिलनाडु को सबसे ऊपर रैंक करती है, जबकि यूपी और बिहार बॉटम नंबर्स में आता है। और यहीं पर डेवलपमेंट का पहला रूल क्लियर हो जाता है। जब सर्वाइवल गारंटीड होती है, ग्रोथ तभी रियल होती है।
फॉलो द पीपल। आप एक बात सोच के देखिए, आप जब भी किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट के शहरों में जाते हैं तो वहां जाकर आपको डेटा या स्किल सेट या कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। आप एक सिंपल सा सवाल देखिए या एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखिए कि लोग जा कहां रहे हैं, वेयर आर द पीपल गोइंग। अब आप खुद सोच के देखो कि किन स्टेट से माइग्रेशन होता है, किन स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हर साल लाखों लोग इन राज्यों से साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ जाते हैं सिर्फ नौकरी की तलाश में। ये सारे लोग अपनी लैंग्वेज, अपना गांव, अपना घर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां उनको मिलती है बेटर वेजेस, स्टेबल जॉब्स और कंटिन्यूटी, जो कि बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअस स्टेबल तरीके से उनका सर्वाइवल होता रहे, इसलिए वो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस। मेरी बात मानिए दोस्तों, मैं खुद इकोनॉमिक्स का फैकल्टी हूं। मैं तकरीबन 13 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे यह बात पता है कि किस तरीके से जब माइग्रेशन होता है तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन लोग जाते हैं क्योंकि उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिलता है। जो लोग कहते हैं वो सेकेंडरी होता है, जो लोग चूज करते हैं वही रियलिटी होती है। और ये चॉइस रैंडम नहीं होती, इसके पीछे तमिलनाडु का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। तमिलनाडु दशकों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बहुत केयरफुली फोकस कर रहा है, आज से नहीं, सन 1970, 1980, 1990 के दशक से। इसीलिए चेन्नई ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर हब बना, कोयंबटूर इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल बैकबोन है, तिरुपुर दुनिया का लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट क्लस्टर में से एक है, होसूर मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है। सबसे जरूरी और खूबसूरत बात पता है क्या दोस्तों, कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक शहर में सेंटर्ड नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर पूरे स्टेट में कई सारे शहर हैं तो कई सारे शहरों पे फोकस करा गया है कि किसी शहर में टेक्सटाइल डाल दिया, किसी में मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया, किसी में ऑटो डाल दिया, किसी में कुछ और डाल दिया। यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करें, कर्नाटका में किस शहर का नाम आपको याद आता है? बेंगलुरु। महाराष्ट्र में किसका नाम याद आता है? सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे। वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो हमें गिने चुने नाम याद आते हैं। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में एक हैदराबाद। तमिलनाडु ने ऐसा नहीं करा। तमिलनाडु ने बहुत डाइवर्सिफाई करा है, डिसेंट्रलाइज करके डेवलपमेंट किया है। इसका रिवर्स है, नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स अभी तक सिर्फ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर हेविली डिपेंड करते हैं कि सरकार से कुछ मिल जाए। ये जो सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये आपको एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन ग्रोथ, सैलरी इंक्रीमेंट और प्रोडक्टिविटी बहुत लिमिटेड रहती है। ये ज्यादा ग्रो नहीं करती। इकोनॉमिक शॉक जैसे कि रिसेशन या अगर स्लो डाउन भी आता है तो सबसे पहले ये पूरा सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से हिट होता है। मनी टेल्स द ट्रुथ। सारी सच्चाई पैसों में छुपी हुई है दोस्तों। इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का इंपैक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं दिखता, बैंकिंग डेटा भी सच बोलता है। तमिलनाडु का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 117% से ज्यादा है, जबकि ऑल इंडिया एवरेज सिर्फ 80% है, 80%। यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का मतलब क्या हुआ कि तमिलनाडु के बैंक्स जितना डिपॉजिट लेते हैं उससे ज्यादा का लोन दे रहे हैं। क्रेडिट डिपॉजिट दोनों का रेशो, क्रेडिट ज्यादा है डिपॉजिट से। वो क्रेडिट ज्यादा डिपॉजिट से इसलिए है क्योंकि वहां के लोग इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए लोन्स ले रहे हैं। तो हाई क्रेडिट लेने का मतलब क्या हुआ? हाई सीडीआर का मतलब क्या हुआ? कि बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं और लोग रिस्क ले रहे हैं। जहां सीडीआर लो होता है वहां सारा का सारा पैसा बैंकों में पड़ा रहता है, और जहां पैसा सर्कुलेट नहीं करता वहां जॉब्स बनती नहीं है, वहां इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, क्योंकि लोग रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। और जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो उसका रिफ्लेक्शन इंडिविजुअल इनकम में भी दिखना ही चाहिए। तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,78,000 रुपीज है, और आप जानते हैं बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है? सिर्फ 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। मतलब एक एवरेज तमिलनाडु का नागरिक बिहार के नागरिक से 5 से 6 गुना ज्यादा कमाता है। तो खुद सोच के देखिए कि एक बिहारी माइग्रेट क्यों ना करे जब उसे 6 गुना पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो ये गैप सिर्फ कंजम्पशन का नहीं है, ये गैप है फ्यूचर सिक्योरिटी का, आपके बच्चों के भविष्य का, फ्यूचर का। द सिस्टम बिहाइंड द ग्रोथ। जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी का ध्यान रखो, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इकोनॉमी अपने आप नहीं चलती। इकोनॉमी को चलाने वाला एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है। भारत की लगभग 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी पर डिपेंडेंट है। तमिलनाडु की यह पॉपुलेशन 13% है, यानी तमिलनाडु में सिर्फ 13% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यह सिर्फ सेक्टोरल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्रोडक्टिविटी डिफरेंस है। इसी वजह से नेशनल लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट 6.7% है, पर तमिलनाडु का अनएम्प्लॉयमेंट 4% के आसपास है। और इस वर्कफोर्स के पीछे पिलर पता है कौन है दोस्तों? एक ऐसा पिलर जो कि पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन खींच रहा है। जी हां, सही समझा आपने, इस स्टेट की महिलाएं, वुमन। इंडिया में फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 28% है, लेकिन तमिलनाडु में यही रेशो 40% है। और एक और स्ट्राइकिंग फैक्ट है कि इंडिया के 43% फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स सिर्फ तमिलनाडु में काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां की वुमन एजुकेटेड है इसलिए चली गई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं है। 2017 के बाद तमिलनाडु ने नाइट शिफ्ट्स को लीगलाइज करा, विमेन ओनली हॉस्टल्स इनेबल किए, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज जैसे कोई क्रेच वर्क प्लेस में बनवाया और कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए कि वो और महिलाओं को हायर करें। अब आप सोच के देखिए, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप है जिसकी वजह से फीमेल लेबर वर्कफोर्स बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और उसके साथ साथ आपने सिक्योरिटी पे भी काम करा होगा और पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम इनेबल करा कि और ज्यादा महिलाएं सेफ फील करें काम करते वक्त। ये पॉलिसीज सिर्फ अनाउंस नहीं हुई, बल्कि ग्राउंड पे एग्जीक्यूट भी करी गई। एजुकेशन सिस्टम ने इस वर्कफोर्स को फीड किया। तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 80% है, प्राइमरी एजुकेशन नियर यूनिवर्सल है, एनरोलमेंट सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम समाचीर काल्वी ने रूरल और अर्बन स्कूल्स के बीच सिलेबस और क्वालिटी का गैप कम किया। सेम सिलेबस, सेम स्टैंडर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन और वेलफेयर पॉलिसीज के बीच पॉलिटिक्स नहीं आई। चाहे सरकार किसी की भी हो, एजुकेशन और वेलफेयर पॉलिसीज स्टैंडर्ड और सेम रही। उन्हें स्क्रैप नहीं किया गया, बल्कि उनको स्केल किया गया। इसी वजह से तमिलनाडु ने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल किया, किसी भी तरह के प्रेशर या दबाव से नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और फीमेल एम्पावरमेंट के जरिए उनकी पॉपुलेशन स्टेबल भी हुई। तो जब हम ये पूछते हैं ना कि तमिलनाडु बेटर क्यों परफॉर्म करता है, तो जवाब कल्चर या इमोशनल स्लोगन्स में नहीं मिलता। जवाब मिलता है कि लोग जीवित कैसे रहते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और सिस्टम कैसे काम करता है। तमिलनाडु ने ग्रोथ के साथ बैलेंस भी बिल्ड करा। नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स अब इसी तरफ चल पड़े हैं और एफर्ट कर भी रहे हैं। ये जो कंपैरिजन आज हमने किया है, ये मैंने किसी भी जजमेंट पास करने के लिए या कोई कुछ रियलाइजेशन के लिए नहीं किया है, बल्कि समझने के लिए किया है कि अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या हो रहा है अपने ही देश में, अपने ही भारत में। क्योंकि डेवलपमेंट चांद से नहीं होती, सालों के कंसिस्टेंट डिसीजंस, मेहनत और डिसिप्लिन से होती है। अब सवाल यह है कि सीखना है या सिर्फ स्लोगन्स या नारे बदलते रहने हैं। तो यह था हमारा कंपैरिजन। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए आपको यह कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।